Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. And in today's video we are going to discuss the preliminary exam paper of Rajasthan Judicial Services 2021, which was held in November 2021. So friends, if you are preparing for judicial services, this channel will be very useful for you. And अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ. And don't forget to subscribe the channel, and while subscribing don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of our upcoming videos. चलिए चलते हैं क्वेश्चन पेपर की ओर. देखिए मेरे पास ये सी बुकलेट सीरीज का पेपर है, कुछ इस तरीके से आया था. ये देखिए ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज कर सकते हैं, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी. ये नो नेगेटिव मार्किंग. आरजेएस में कभी भी नेगेटिव मार्किंग नहीं आती है. जो बुकलेट का जो फ्रंट पेज है कुछ ऐसे आता है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी. 32 पेजेस की बुकलेट है, 100 क्वेश्चन है, 2 घंटे का समय है आपके पास. मार्क्स कितने हैं? 100. 100 क्वेश्चन 100 नंबर. चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर. देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर. अंडर सीपीसी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. देख क्या पूछा है यहाँ पर, नॉट करेक्ट. कभी जहां पर भी नॉट करेक्ट लिखा हो ना, उसको पहले एक बार आप जो है हाईलाइट कर लीजिए, उसको मार्क कर लीजिए, ताकि आगे जाके दिक्कत ना हो. डिक्री इंक्लूड्स रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, यस. डीम डिक्री होती है. डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन अंडर सेक्शन 144, यस. देखिए क्या लिखा, डज नॉट इंक्लूड एनी ऑर्डर डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट. ये भी करेक्ट है, बिकॉज डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट इज नॉट अ डिक्री. तो डज नॉट लिखा हुआ है. अब बच क्या गया? 4. तो 4 इज द आंसर. पढ़ लेते हैं इसको एक बार. क्या लिखा हुआ है? डिक्री इंक्लूड्स एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर. वो क्या होता है? दैट इज ऑर्डर. वो ऑर्डर होता है, डिक्री नहीं होता. सो 4 इज द आंसर. एंड ये कहाँ पर मेंशन है? ये मेंशन है आपके सेक्शन 2 के क्लॉज 2, जहां पर डिक्री की डेफिनेशन दी हुई है. सो जो 4 स्टेटमेंट है दैट इज ए, एंड जो ये 3rd स्टेटमेंट है बी. वहां पर लिखा डज नॉट इंक्लूड एनी ऑर्डर, दैट इज बी. एंड बी लिखा हुआ है एनी एडजुडिकेशन विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम ऑर्डर. ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिमिटेशन एक्ट से है. पूछा हुआ है टू एनफोर्स राइट ऑफ प्रीएम्पशन, पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज. कितना पीरियड है? दैट इज 1 ईयर. सो 4 इज द आंसर. ये कहां पर मेंशन है? ये मेंशन है आपके जो स्केड्यूल दिया हुआ है लिमिटेशन एक्ट में, उसके आर्टिकल 97 में. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. फॉर द पर्पस ऑफ हियरिंग एनी रेफरेंस अंडर आर्टिकल 143 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द मिनिमम नंबर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हु आर टू सिट फॉर द पर्पस शैल बी. कितना होता है? तो 143 क्या है? एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. किसको एडवाइज करना है? उन्होंने प्रेसिडेंट को. ठीक है, तो 143 में लिखा होगा कि प्रेसिडेंट कोई एडवाइस लेगा तो सुप्रीम कोर्ट से तो ले सकते हैं. एंड अब जो नंबर ऑफ जजेस हैं वो कितने होंगे? ये मेंशन है आपके आर्टिकल 145 के 3 में. कितना लिखा हुआ है? 5. सो 2 इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. ये पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 ऑफ लिमिटेशन एक्ट. लिमिटेशन एक्ट में किसकी डेफिनेशन नहीं है? बिल इफेक्ट चेंज है, यस. बॉन्ड है, यस. प्रोमिसरी नोट है, यस. चेक नहीं है. चेक कहाँ मेंशन है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में. ओके, सो 3 इज द आंसर. सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैरी अंडर सेक्शन 230 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शैल नॉट बी प्रिज्यूम. क्या प्रिज्यूम नहीं कर सकते इसमें? प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है. अब देखिए सेक्शन 230 की बात की है तो 200 वाले जो सेक्शन है किसके हैं? वो है एजेंसी के. और सेक्शन 230 में क्या लिखा हुआ है? एजेंट कैन नॉट पर्सनली एनफोर्स नॉर बी बाउंड बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल. प्रिंसिपल के बिहाफ पर अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा तो वो खुद को बाउंड नहीं करता. ठीक है, तो उसमें प्रिजम्पशन क्या रहती है कि सच अ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी प्रिज्यूम्ड टू एग्जिस्ट इन दी फॉलोइंग केसेस. कौन कौन से? किस किस केस में बाउंड हो जाएगा? वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बाय एन एजेंट फॉर द सेल परचेज ऑफ गुड्स फॉर अ मर्केंटाइल रेजिडेंट अब्रोड. ठीक है, उसके लिए किया है. देखिए ये जो पहला है, ये फर्स्ट प्रिजम्पशन है इस सेक्शन की, ये करेक्ट है, तो प्रिज्यूम कर लेंगे इसको कि भी कॉन्ट्रैक्ट था वहां पर. सेकेंड है प्रिंसिपल डज नॉट डिस्क्लोज द नेम ऑफ हिज एजेंट. अब देखिए ये स्टेटमेंट गड़बड़ है ना. यहाँ पर एजेंट करता है प्रिंसिपल के बिहाफ पर, और प्रिंसिपल डज नॉट डिस्क्लोज द नेम ऑफ एजेंट. तो यहाँ पर देखिए यहाँ आना चाहिए एजेंट और यहाँ आना चाहिए प्रिंसिपल, तो ये सेकेंड प्रिजम्पशन हो जाती. तो गलत क्या हो गया इसमें? 2 ही गलत हो गया. ठीक है, 3rd वाली स्टेटमेंट है दैट इज ऑल्सो करेक्ट. तो शैल नॉट प्रिज्यूम किस में करेंगे? 2nd वाली स्टेटमेंट में. ओके, जहां पर जो है प्रिंसिपल डिस्क्लोज नहीं कर रहा है एजेंट का नाम, जबकि वहां पर क्या होना चाहिए था? एजेंट डज नॉट डिस्क्लोज द नेम ऑफ द प्रिंसिपल. इसका आंसर क्या रहेगा? 2. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. अंडर सीपीसी विच ऑफ द फॉलोइंग केस साइन डज नॉट इंक्लूड स्टैम्प्ड.
अब देखिए साइन की डेफिनेशन कहाँ पर दी हुई है, इट इज मेंशन इन सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ सीपीसी। ठीक है, वहां क्या लिखा हुआ है, सेम इन द केस ऑफ जजमेंट और डिक्री। तो जजमेंट और डिक्री के केस में जो है स्टैंप नहीं मानते उसको। ठीक है, साइन तो इसका स्टैंप नहीं माना जाएगा, बाकी सब में मान लेंगे। तो इसका आंसर क्या रहेगा, डज नॉट इंक्लूड स्टैंप। तो जजमेंट, डिक्री होता तो वो भी आ जाता। अब हो सकता है कि किसी पेपर में आ जाए जजमेंट डिक्री, जैसे ऑप्शन ए का जजमेंट कर दिया, बी डिक्री कर दिया, सी बोथ, डी नन ऑफ द अबव, तो सी वुड बी द आंसर। ऑलराइट, अब देखिए क्वेश्चन 7 क्या कहता है, द रिपीलमेंट ऑफ राजस्थान प्रीमाइज कंट्रोल ऑफ रेंट एंड इविक्शन एक्ट 1950 बाय सेक्शन 32 ऑफ राजस्थान एंड कंट्रोल एक्ट 2001 अफेक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए जो सेक्शन 32 है वहां लिखा हुआ है कि इट विल नॉट अफेक्ट एनीथिंग ड्यूली डन और सफर्ड। ठीक है, एनी राइट एक्वायर्ड, एनी फाइन इनकर्ड, तो किसी चीज को भी वो अफेक्ट नहीं करता। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 4। ऐसी क्वेश्चन नंबर 8, एन एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर इनवाइटिंग टेंडर इज, क्या है, इट इज इनविटेशन फॉर प्रपोजल, मतलब ऑफर के लिए इनविटेशन टू ऑफर है ये। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, उत्तरेस मैजिस वलत कुआम पेरियत इज ऑल्सो नोन एज रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रूल शुड गिव इफेक्ट टू द रूल rather than destroying it. Alright. Next question number 10. Which of the following statements regarding gift under Transfer of Property Act is correct? कौन सी correct है? Gift is a transfer certain future movable or immovable property made voluntary and without consideration. ये incorrect है। फ्यूचर गुड जो है वो अवॉइड होता है। ट्रांसफरर इज नोन एज डोनी एंड ट्रांसफरी इज नोन एज डोनर। तो ये इन्होंने शिफ्ट कर दिया, डोनी यहाँ पर आना चाहिए था और डोनर यहाँ पर आना चाहिए था। फिर क्या है, द डोनी डाइज बिफोर एक्सेप्टिंग द गिफ्ट इज वॉइड। गिफ्ट की डेफिनेशन कहाँ लिखी हुई है, सेक्शन 122 में, और वहीं पर मेंशन है ये। ओके, यहाँ पर फ्यूचर की जगह क्या आना चाहिए था, एग्जिस्टिंग। ऑलराइट, तो इसका आंसर क्या रहेगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एनी पर्सन हैविंग द पोजेशन और कंट्रोल ऑफ अ पर्टिकुलर आर्टिकल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ विच ही इज नॉट द ओनर, ओनर नहीं है फिर भी उसके पास है, मे नॉट बी कंपेल्ड स्पेसिफिकली टू डिलीवर इट टू द person entitled to its immediate possession in which of the following cases। कौन सा केस जहां पर उसको कंपेल आप नहीं कर सकते, when the thing claimed is not held by defendant as agent or trustee। देखा नोट, ठीक, और यहाँ भी क्या लिखा है, नोट। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। कैसे, देखिए अगर यहाँ लिखा होता क्लेम्ड इज हेल्ड बाय एजेंट एंड ट्रस्टी, तो आप उसको क्या कंपेल कर सकते हो, यस कंपेल कर सकते हो। वुड नॉट फॉर एडवोकेट रिलीफ, तो करना पड़ेगा, फिर वापस देना पड़ेगा। एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू असर्टेन एक्चुअल डैमेज, तो भी देना पड़ेगा उसको। थिंग हैज रॉन्गफुली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्लेंटिफ, तो भी देना, वापस देना पड़ेगा। इसमें लिखा ना जो ट्रांसफर नहीं करना, तो इसका आंसर क्या रहेगा, 1। और ये कहाँ पर मेंशन है, ये मेंशन है आपके सेक्शन 8 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द कंसेप्ट ऑफ फ्री लीगल एड takes its roots from which of the article of the Constitution of India। तो कहाँ पर मेंशन है, इट इज मेंशन इन आर्टिकल 39A। यानी कौन से अमेंडमेंट से आया था, ये आया था आपके 42nd अमेंडमेंट एक्ट से। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, पेंडिंग प्रोसीडिंग्स इन रिप्रेजेंटेटिव सूट द डिस्प्यूट इज सेटल्ड बिटवीन द प्लेंटिफ, अब इस पर ध्यान दीजिएगा जरा, एंड डिफेंडेंट्स, दे जॉइंटली फाइल्ड एन एप्लीकेशन टू रिकॉर्ड सेटलमेंट व्हिच वाज अलाउड, सूट वाज डिक्रीड इन टर्म्स ऑफ सेटलमेंट, इज देयर एनी प्रोसीजरल इरेगुलरिटी। देखिए प्रोसीजर की बात की गई है, तो अगर हम सीपीसी पढ़े, ऑर्डर 23 पढ़ेंगे, तो विड्रॉल ऑफ सूट्स है दिया हुआ है, और वहां पर रूल 3B में लिखा हुआ है, नो एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज टू बी एंटर्ड इन अ रिप्रेजेंटेटिव सूट विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट। ठीक है, एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज करना है रिप्रेजेंटेटिव सूट में, तो कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। और देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि डिस्प्यूट सेटल कर लिया आपस में ही। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ प्लेंटिफ्स नहीं लिखा हुआ, यहाँ ओनली प्लेंटिफ लिखा हुआ है, मतलब सिर्फ, अब मान लीजिए 1 2 3 4 5 प्लेंटिफ्स हैं। ओके, और डिफेंडेंट भी बहुत सारे हैं, तो एक ने जो है उनके साथ साठगांठ कर ली, कॉम्प्रोमाइज कर लिया, बाकियों का क्या हुआ। तो यहाँ पर जो उन्होंने अलाउ किया है वो क्या करेक्ट है, नो। इज देयर एनी प्रोसीजरल इरेगुलरिटी, देखिए अब जो स्टेटमेंट लिखी हुई है 2 में, अब देखिए 2 यस के ऑप्शंस हैं, एक है 2, एक है 4। ठीक है, 9 तो वाले तो गलत हो गए। 2 में लिखा कोर्ट और टू हैव कंडक्टेड एन इंक्वायरी अबाउट जेन्युइननेस ऑफ सेटलमेंट, इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है, कैन नॉट ग्रांट परमिशन विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसीजर बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव सूट। जो इनमें से जो सूटेबल जो स्टेटमेंट है दैट वुड बी 4। देखिए इस क्वेश्चन में कोई
एक करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। एक मतलब बोलते हैं ना बिल्कुल सटीक आंसर ये होना चाहिए कि प्रोविजन यहाँ पर दिया, आपने देख लिया बता दिया, तो वो आंसर इसका नहीं हो सकता। तो बहुत सारे क्वेश्चन इन्होंने ऐसे ही पूछे हैं कि भाई उनका कोई एक पर्टिकुलर आंसर होना बहुत ही मुश्किल है। इस केस में हम 4 लगाएंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट व्हेन अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच टेकन बाय इटसेल्फ कैन एंड ought to be specifically performed stands on a separate and independent footing from another part of the same contract which cannot or ought not to be specifically performed। अब देखिए अगर यहाँ पर ये नहीं लिखा होता stand on a separate and independent footing तो क्या होता? अगर यहाँ पर लिखा होता कि they are not separate from each other, एक मान लीजिए ये है 1 पार्ट, ये है 2 पार्ट, ये है कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अब दोनों पार्ट जो है अलग अलग है, एक नहीं करेंगे तब भी चल जाएगा, दूसरा कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ये नहीं पता कि फर्स्ट कौन सा सेकंड कौन सा, पहला कौन सा करना दूसरा कौन सा करना, और दोनों जो है एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, अगर एक नहीं किया दूसरा भी नहीं हो पाएगा, तो जो है उसमें आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर वहां पर जो है देखना पड़ेगा कि इसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। ठीक है, अधिक ऑप्शन क्या था, कोर्ट मे नॉट डायरेक्ट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द फॉर्मर पार्ट, जो फॉर्मर पार्ट मतलब जो ठीक पार्ट है उसकी जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकते। इट विल डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट मे डायरेक्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द फॉर्मर पार्ट। इसका आंसर क्या रहेगा 3। भाई एक खराब है दूसरा ठीक है तो दूसरे को चलने दो, उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा लो, दूसरे की रहने दो। इसका आंसर क्या रहेगा 3। और ये कहाँ पर मेंशन है, ये मेंशन है आपके सेक्शन 12 के 4 किसका, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का। मैंने भी यूट्यूब पर जो काफ़ी लोगों की जो आंसर्स देखे, जल्दबाजी पेपर आया, उनके स्टूडेंट्स ने उनके फ्रेंड्स ने उनको फटाफट से पेपर भेज दिया फोटो खींच के, उसके आंसर बताने लग गए वो बिना देखे समझे। तो कई उन्होंने बताया कि मे नॉट डायरेक्ट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सीधा उन्होंने क्या किया, फर्स्ट इज द आंसर, तो इट इज़ नॉट करेक्ट। ये स्टेटमेंट पूरी स्टेटमेंट जो है लिखी हुई है आपके 12 के 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अंडर द लिमिटेशन एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट डेफिनेशन, कौन सी करेक्ट डेफिनेशन नहीं है। देखिए, टोर्ट मीन्स सिविल रॉन्ग विच इज exclusively the breach of contract and breach of trust. Suit does not include an appeal and application. Foreign country means any country other than India. और देखिए यहाँ पर अगर आपको मान लीजिए सूट और फॉरेन की डेफिनेशन याद नहीं है, तब भी देखिए कभी भी जो है ना एक्सक्लूसिवली नहीं हो सकता। वहां पर जो है इज नॉट एक्सक्लूसिवली मतलब क्या है, इंक्लूसिवली। यहाँ क्या वर्ड यूज किया गया है उसमें, नॉट, और उसमें नॉट जो है मिसिंग है, तो नॉट करेक्ट डेफिनेशन कौन सी हो गई, टोर्ट की डेफिनेशन। सो 1 इज द आंसर। और ये कहाँ पर मेंशन है टोर्ट की डेफिनेशन, सेक्शन 2 के क्लॉज M में। सूट कहाँ मेंशन है, L में, एंड फॉरेन कहाँ मेंशन है, 2G में। ओके, किसका, लिमिटेशन एक्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू डैश ऑफ इंटरप्रिटेशन मीनिंग ऑफ द वर्ड इज टू बी जज्ड बाय द कंपनी इट कीप्स, कौन सा है वो, नोसाइटुर एसोसाइसस, मतलब वन शुड बी नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। सोसाइटी मतलब सोसाइटी, कंपनी, सोसाइटी मतलब टू नो, तो ये आएगा इधर 16 का 3 इज द आंसर। लेकिन यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है साहचर्य के नियम, ठीक है ना, साहचर्य मतलब जो साथ में जो उनका आचार है वो साहचर्य। नेक्स्ट 17, इफ फॉर अ पीरियड ऑफ डैश ए मेंबर ऑफ हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट विदाउट परमिशन ऑफ द हाउस इज एब्सेंट फ्रॉम ऑल मीटिंग देयर ऑफ द हाउस में डिक्लेयर हिज सीट वेकेंट, तो कितने दिन है वो, ये है 60 डेज। 60 दिन से आप बिना बताए गायब हैं तो आपकी सीट को वेकेंट कर दिया जाएगा, किया जा सकता है। और ये कहाँ पर मेंशन, ये मेंशन आपके आर्टिकल 190 के क्लॉज 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अंडर सेक्शन 15 ऑफ लिमिटेशन एक्ट एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इज नॉट एप्लीकेबल टू, किस पे एप्लीकेबल नहीं होता। अब एक्सक्लूजन ऑफ टाइम किस पे नहीं होता, सूट्स पे होता है, यस। एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन डिक्री पे होता है, यस। अपील्स पर नहीं होता, सो 2 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अंडर द CPC विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग। सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग कौन सी होती हैं, जो कि एक मान लीजिए प्रोसीडिंग है, इसको सप्लीमेंट करती हैं। 1 2 3 4 इसमें बहुत सारे ऑर्डर्स निकाल दिए इन बिटवीन, टेम्परेरी जैसे अपॉइंटमेंट रिसीवर हो गया, यस। ये होगा टेम्परेरी इंजंक्शन दे दी, यस। अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, यस। परमानेंट इंजंक्शन मतलब एट द एंड हो गया परमानेंट इंजंक्शन, तो टेम्परेरी यहाँ कहीं हो सकती है, तो इसका आंसर क्या रहेगा 4। ऐसे क्वेश्चन नंबर 20, द रिट जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज वाइडर देन द रिट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एग्जामिन द करेक्ट आंसर। क्या ये करेक्ट है, यस इट इज करेक्ट, बिकॉज कैन बी इन्वोक्ड टू एस्टैब्लिश फंडामेंटल राइट एंड एनी अदर राइट, और ये कहाँ लिखा हुआ है, 226 में ही लिखा हुआ है ये चीज, बहुत आइडेंटिकल नहीं है और 32 वाइडर नहीं है। ओके, 1 इज द आंसर। और लिख दिया कि 21 TPA में, अंडर TPA अटैच टू द अर्थ डजंट मीन, क्या मतलब नहीं है,
ट्रीज आते हैं, यस। अटैच होना चाहिए, श्रब्स, यस। वॉल्स एंड बिल्डिंग्स, यस। ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रोइंग क्रॉप्स किस में आते हैं? मूवेबल प्रॉपर्टी, ग्रोइंग क्रॉप्स को आप काट के उसको ट्रांसफर कर सकते हो। 3 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिक्विजिट फॉर अ वैलिड रेटिफिकेशन इज, क्या होना चाहिए? नॉलेज ऑफ द करेक्ट फैक्ट ऑफ द केस, इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन रेटिफाइंग, राइट ऑफ द पर्सन रेटिफाइंग, लायबिलिटी ऑफ द पर्सन रेटिफाइंग। देखिए ये क्वेश्चन मैं कहूंगा दिस वाज अ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पर देखिए रेटिफिकेशन ये नहीं बताया किसका रेटिफिकेशन है, बिकॉज रेटिफिकेशन अगर हम एक तरीके से देखें तो सेक्शन 198 जो है दैट टॉक्स अबाउट रेटिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट बाय द प्रिंसिपल, और वहां पर लिखा हुआ नो रेटिफिकेशन कैन बी मेड बाय अ पर्सन हुज नॉलेज ऑफ द फैक्ट ऑफ द केस इज मटेरियली डिफेक्टिव। तो रिक्विजिट क्या हो गया? नॉलेज हो गया, ठीक है। बट जब उसके पास राइट नहीं है रेटिफाई करने का, क्या वो रेटिफाई कर पाएगा? नो, ही कैन नॉट रेटिफाई विदाउट एनी राइट, बिकॉज आपके सेक्शन 200 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ देखिए, एन एक्ट डन बाय एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ अनदर विदाउट सच other person authority if done with authority would have effect of subjecting a third person to damages of terminating any right or interest of third person cannot by ratification be made to have such effect। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज इम्प्लाइंग कि राइट भी होना चाहिए। इसका आंसर क्या रहेगा सेक्शन 198 की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग? 1। नेक्स्ट इज 23, under Indian contract at a contract to perform the promise or discharge the liability of third person in case of his default क्या कहलाता है? It is called a contract of guarantee। गारंटी की डेफिनेशन में ही दिया गया है। गारंटी डेफिनेशन कहाँ पर मेंशन है? ये मेंशन आपके सेक्शन 126 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, under which section it is provided that in all civil proceedings the husband or wife of any party to suit shall be competent witness। it is mentioned in section 120। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, अब 87 पूछ लिया। प्रोवाइड्स क्या? प्रिजम्पशन प्रोवाइड करता है किसकी? बुक्स, मैप्स एंड चार्ट्स की, ठीक है। और वहां पर क्या मेंशन है? शैल है या मे है? तो वहां पर है कोर्ट मे प्रिज्यूम। अब सोचिए ये नहीं पूछा कि मे और शैल, वो और भी डिफिकल्ट हो जाता। यहाँ डायरेक्ट सेक्शन से ही क्वेश्चन पूछा है, बट कभी भी दिमाग में कुछ आए ऐसा तो 86 से 88A तक सब क्या है? मे प्रिज्यूम है। तो 2 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चैप्टर 8 ऑफ TPA of transfer of actionable claims is incorrect। अब देखिए आपको actionable claim वाला जो पार्ट है वो भी पढ़ना चाहिए अच्छे से। इतना डीपली क्वेश्चन पूछे हुए हैं ना सेक्शन से, तो है तो बिल्कुल ही बेयर एक्ट से पूछे हुए हैं, बट फिर भी बहुत ज्यादा डीप पूछे हुए हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट स्टेटमेंट है दिस चैप्टर अप्लाइज टू इंस्ट्रूमेंट व्हिच आर फॉर द टाइम बीइंग बाय लॉ, कस्टम एंड नेगोशिएबल। तो स्टेटमेंट कुछ ये बन नहीं रही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, दैट चैप्टर डजंट अप्लाई टू एनी मर्केंटाइल डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। अब है ट्रांसफर ऑफ एक्शनल शैल टेक इट सब्जेक्ट to the all liabilities and equities and to which transfer was subject in respect thereof at the date of transfer। Every notice of transfer of actionable claim shall be in writing। देखिए जो राइटिंग वाली स्टेटमेंट है, एक सेक्शन है 131, ये है 132। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेक्शन 130 की एक्सप्लेनेशन में देखिए लिखा हुआ नथिंग इन सेक्शन अप्लाई टू ट्रांसफर ऑफ ए मरीन और फायर पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस। तो वहां पर कहीं पर भी कस्टम्स की बात नहीं की गई, और ये नहीं लिखा हुआ कि डजंट अप्लाई टू मर्केंटाइल गुड, मतलब इस पे ये अप्लाई होता है, अप्लाई टू, और यहाँ पर ये कस्टम से नेगोशिएबल की बात नहीं की गई। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 1, इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, अंडर द प्रोविजन ऑफ राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्विजिट रिगार्डिंग इंस्पेक्शन ऑफ अ रेंटल प्रीमाइस। रेंटल प्रीमाइस की जो इंस्पेक्शन है वो कहाँ पर मेंशन की गई है? सेक्शन 25 और राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट में। ऑलराइट, वहाँ क्या लिखा हुआ कि प्रायर इंटीमेशन देना पड़ेगा 7 दिन का। शैल बी गिवन टू टेनेंट, यस। इंस्पेक्शन इन डे टाइम में ही करेंगे, रात को नहीं करेंगे, यस। शैल नॉट बी कैरिड आउट मोर देन वंस इन 3 months, यस। ये तीनों मेंशन है, ये वाली मेंशन नहीं है। तो इनकरेक्ट कौन सी होगी? नॉट अ रिक्विजिट। 4th कि भाई शैल बी कैरिड आउट ओनली इन प्रेजेंस ऑफ टेनेंट। अब टेनेंट नहीं है, इसका मतलब क्या वो देख नहीं पाएगा? यस, देख सकता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, ऑन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 22E कोर्ट फीस शैल बी पेबल। कितनी होती है कोर्ट फीस? कोर्ट फीस मेंशन की गई है सेक्शन 28 में। 22E में क्या लिखा हुआ है कि सेक्शन 23, 24 के जो केसेस हैं, 23 का कौन सा होता है? एमिनिटीज जहाँ पर रोक ली हैं, तो इन्होंने कंट्रोलर के पास जो एप्लीकेशन दी है रेंट अथॉरिटी के पास, और 24 में 5% से ऊपर रिपेयर करवाए तो वो आप लैंडलॉर्ड से मांग रहे हैं। उसके लिए जो केस करेंगे तो उसकी फीस कितनी होती है? उसकी फीस होती है 100 रुपया। 2 इज दी आंसर। इसी क्वेश्चन नंबर 29 फिर से राजस्थान रेंट कंट्रोल का क्वेश्चन है। एन एप्लीकेशन मेड अंडर सेक्शन 23 शैल बी डिस्पोज ऑफ बाय रेंट अथॉरिटी विद इन कितने दिन?
फ्रॉम डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ एप्लीकेशन विद इन 60 days। ऑलराइट, और ये कहाँ पर मेंशन है? 23 के 4 में। 23 कौन सी? जहाँ पर एमिनिटीज स्टॉप कर दी हैं लैंडलॉर्ड ने टेनेंट की। ओके, ऐसी क्वेश्चन नंबर 30। अंडर CPC वन सिचुएशन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एंगेजमेंट ऑफ ए लॉयर बाय द पार्टी टू सूट विल बी डीम्ड टू कंटिन्यू इवन आफ्टर डेथ ऑफ दैट पार्टी, विच इज दैट सिचुएशन। अब एक तरह भी ये कह रहे हैं कि मृत्यु के पश्चात भी जारी मानी जाएगी। ठीक है, कौन सी परिस्थिति है? अब यहाँ होना चाहिए जहां पर, जब तक नहीं आना चाहिए। टिल कैसे आएगा? सिचुएशन पूछी हुई है, यहाँ पर आना चाहिए इफ या फिर व्हेन, जहां तक, जहां। तो ये क्वेश्चन मैं कहूंगा कि ये क्वेश्चन जो है डिलीट कर देना चाहिए पूरा का पूरा। इट इज ऑल्सो कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन। अगर ये पूछते हैं कि भाई कब तक कंटिन्यू कर सकता है, तब तो लिखते हैं टिल, जब तक, तब तो ये टिल और ये जब तक हम ठीक मानते, लेकिन सिचुएशन पूछी हुई है तो यहाँ पर टिल नहीं आना चाहिए, ये जब तक नहीं आना चाहिए, जहां या फिर इफ और व्हेन। और 22 बात करता है डेथ, मैरिज एंड इंसॉल्वेंसीज की। ठीक है, तो वहां पर जो है रूल 10A में लिखा हुआ है कि अगर किसी पार्टी की डेथ हो गई तो ड्यूटी of pleader to communicate to court death of a party, and वहां पर लिखा हुआ है that whenever pleader appearing for a party comes to know the death of the party shall inform the court about it, and the court shall thereupon give notice of such death to the other party। मतलब मान लीजिए ये प्लेंटिफ है, ये है वर्सेस डिफेंडेंट। ओके, प्लेंटिफ की डेथ होगी, इसका जो प्लीडर है वो नोटिस देगा किसको? कोर्ट को, और कोर्ट जो है डिफेंडेंट को नोटिस देगा। फॉर दिस पर्पस द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्लीडर एंड द डिसीज्ड पार्टी शैल बी डीम्ड टू सबसिस्ट। मतलब वो जो रिलेशन था उसका वो विल बी डीम्ड टू कंटिन्यू माना जाएगा इवन आफ्टर डेथ ऑफ दैट पार्टी। तो ये बहुत ही डीप क्वेश्चन पूछा हुआ है। आंसर क्या रहेगा इसका? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोविजन डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन इज मेड, कहाँ पर है? इट इज मेंशन इन 10th शेड्यूल में। ओके, 9th में क्या है? 9th में प्रॉपर्टीज के बारे में बात की गई है, प्रॉपर्टी रिफॉर्म्स एट लैंड रिफॉर्म्स और ये सब। 11th में किसकी बात की गई है? पंचायत की। एंड इसमें किसकी बात की गई है? 12th में म्युनिसिपैलिटी की। Alright. Next question number 32. Which of the following statement with reference to Indian Evidence Act is not correct? कौन सी correct नहीं है? The content of document may be proved either by primary or secondary evidence. तो बिल्कुल correct है। कहाँ mention है ये? Section 61 में। Primary evidence means the document itself produced for the inspection of the court. Yes, it is also correct। ये कहाँ mention है? 62 में। Counterpart of document as against the party who executes them comes under secondary evidence. No, it comes under प्राइमरी एविडेंस। जिन पार्टी ने एग्जीक्यूट किया है उनके लिए वो प्राइमरी है, बाकी के लिए वो सेकेंडरी है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इनकरेक्ट हो गया तो 3 इज द आंसर। ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। यस, दिस इज आल्सो करेक्ट। ये काम मेंशन है, ये मेंशन सेक्शन 60 में। अभी हरियाणा जुडिशरी में भी जो है यहीं से क्वेश्चन पूछे गए थे, इन्हीं सेक्शन से 3 क्वेश्चन आए हैं सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस के सेक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट इज मेंट बाय स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन? क्या होती है? स्टैट्यूट की इंटरप्रिटेशन जो कौन करेगा? कोर्ट करेगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 3। सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। Any suit filed under provision of specific relief act shall be disposed of by the court within period कितना? From the date of service of summons to the defendant. It is 12 months। और ये कहाँ पर मेंशन है? ये आया है अमेंडमेंट से, सेक्शन 20C में मेंशन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। Which of the following statement with reference section 3 of Indian Evidence Act is not correct? Not correct पूछा है। मैप एंड प्लान डॉक्यूमेंट होते हैं। Yes। Inscription on metal plate is a document। Yes। That man said certain words the fact। Yes। Caricature is not a document। अभी नोट नहीं आना चाहिए, यहाँ पर is a document। इनकरेक्ट कौन सी हो गई? तो 3 is the answer। नेक्स्ट 36। Z's will, यहाँ पर W बड़ा वाला आना चाहिए। Z ने एक will बनाई है। Contain these words। I direct that all my remaining property will be equally divided among A, B and C। और A ने क्या किया? B का नाम हटा दिया ताकि प्रॉपर्टी सिर्फ ए और सी के बीच में ही बट जाए। तो ए ने क्या किया है? फोर्जरी। और ये कहाँ मेंशन है? ये मेंशन आपके सेक्शन 464 के इलस्ट्रेशन एफ में। ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। अंडर सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमिटी एटलीस्ट डैश ऑफ टोटल मेंबर्स सो नॉमिनेटेड शैल बी वुमेन। तो कितना होना चाहिए? 1/2। और ये कहाँ पर मेंशन है? ये आपके इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी जो मैं दी हुई है सेक्शन 4 में, उसका जो
उसका सबसेक्शन 2 का प्रोवाइजो है, वहां पर लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 38, फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 23 प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। क्या पूछा यहाँ पर, फिर से देखिए, नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट बहुत पूछे हैं, करेक्ट बहुत कम पूछे हैं। No report in any media shall disclose the identity of a child. Yes, it is correct. The publisher and owner of the media shall be jointly and severally liable for any act of his employee. Yes, it is also correct. The contravention of provision of section 1 or 2 of section 23, the accused shall be liable to be punished with imprisonment of either which shall not be less than, यहाँ देखिए 1 year लिखा हुआ, but which may extend to 2 year और फाइन और बोथ। यहाँ पर क्या आना चाहिए, 6 months, नॉट लेस देन 6 months। 1 year नहीं है, तो 3 इज द आंसर। एंड ये कहाँ पर मेंशन है, ये मेंशन आपके सेक्शन 23 के सबसेक्शन 4 में। ओके, नेक्स्ट 39, which provision of CRPC deals with identification of person arrested? It is mentioned in section 54A। 54 में क्या दिया हुआ है, examination of arrested person by medical officer। पहले उसका एग्जामिनेशन कराएंगे, उसके बाद उसकी आइडेंटिफिकेशन को इस्टेब्लिश करेंगे, जो कि होना उल्टा चाहिए था। पहले आइडेंटिफाई कर लो भाई किसको अरेस्ट कर रहे हो, उसके बाद उसको अरेस्ट करके मेडिकल करवाना। क्या 54A, और ये कब आया है, कौन से अमेंडमेंट से आया है ये, 2005 की अमेंडमेंट जो थी विद इफेक्ट फ्रॉम 23/6/2006। ये भी पूछ लेते हैं आरजेएस में, तो कोई ना कोई पूछ ही लेंगे, इतने अमेंडमेंट्स की डेट पूछी हुई है इन्होंने। ऐसे क्वेश्चन नंबर 40, अंडर द प्रोविजन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, कौन सा रॉन्ग है, ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर इज एन ऑफेंस अंडर दिस सेड एक्ट। यस, इट इज करेक्ट। अपॉन द सोल टेस्टिमनी एग्री पर्सन द कोर्ट मे कंक्लूड दैट द ऑफेंस under section 31 has been committed by the accused. Yes, it is also correct. Breach of protection order is a non-cognizable offense. It is a cognizable offense and is non-bailable. ठीक है, इनकरेक्ट क्या है इसमें, 3। एंड ये कहाँ पर मेंशन, दोनों ये मेंशन आपके सेक्शन 32 में, और ब्रीच वाली बात कहाँ करी गई है, ये की गई है सेक्शन 31 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, अंडर सेक्शन 32 ऑफ पोस्को a person is eligible to be appointed as SPP only if he had been in practice for not less than 7 years. Okay, next question number 42. Under section 65 IPC, the term for which the court directs offender to be in prison in default payment of fine shall be, कितना होता है, डिफॉल्ट किया है तो 1/4 of the maximum। तो यहाँ पर देखिए, नॉट एक्सीड 1/4 of the maximum fixed for the offense। So 1 is the answer, डायरेक्ट क्वेश्चन है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, अंडर सेक्शन 13 आईपीसी डेफिनेशन ऑफ क्वीन वाज रिपील्ड बाय। इस क्वेश्चन को देख के मैंने सबसे पहले पता क्या रीड किया था, ओ कम ऑन, ये क्वेश्चन भी आप डाल सकते हो क्या, बताओ। मतलब सिर्फ पेपर को डिफिकल्ट बनाने के पर्पज से आप जो है ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिनकी कोई रेलेवेंस नहीं है आज के टाइम में, ना पहले थी, सिर्फ भाई हाँ कोई ना कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन देना है। तो अडेप्टेशन ऑर्डर कौन सा था, वो 1950 का। तो बहुत सारे लोगों ने 1950 मारा, और क्यों 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो केम इनटू फोर्स, तो बहुत सारे लोगों ने जो है 50 मारा होगा, तो उनका ठीक है। ये तो मेरे को नॉन रीजनेबल, आर्बिट्रेरी, बायस्ड एंड नॉन सेंसिबल क्वेश्चन लगा था, और भी कई हैं इसमें, बट ये तो सबसे ज्यादा लगा था। जस्ट बिकॉज आप पेपर को डिफिकल्ट बनाना चाहते हैं तो ऐसे क्वेश्चन डाल दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, ऑफेंस अंडर सेक्शन 232 आईपीसी क्या है, कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। अब सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि ये 232 है क्या चीज। ये वही सेक्शन जो कि बच्चे सबसे कम पढ़ते हैं, क्योंकि ये कॉइन और गवर्नमेंट स्टैम्प से रिलेटेड है, ठीक है। और 32 में क्या लिखा हुआ है, काउंटरफीट इंडियन कॉइन, CIC, इंडियन कॉइन काउंटरफीट किया आपने, अगर कोई 10 का सिक्का बना दिया, 5 का सिक्का 2 ठन्नी चिपका दी, तो कॉग्निजेबल होगा, नॉन बेलेबल है, एंड कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो ट्राई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, अंडर आईपीसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पनिशेबल ऑफेंस, मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट मर्डर। यस, ये ऑफेंस नहीं है। बाकी सबकी प्रिपरेशन की जो है वो, बाकी सबकी प्रिपरेशन के प्रोविजंस दिए हुए हैं। प्रिपरेशन टू कमिट डकैती कहाँ पर दिया हुआ है, ये मेंशन है 399 में। मेकिंग प्रिपरेशन ऑफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट इंडिया कहाँ पर मेंशन है, ये एक्सक्लूसिवली ऐसे नहीं लिखा हुआ है, बट इट इज मेंशन इन सेक्शन 122 में लिखा हुआ है। अदरवाइज प्रिपेयर्स टू वेज वॉर, कलेक्टिंग आर्म्स with the intention of waging war, or making preparation to commit depredation on territories of power at peace with government of India। ये कहाँ पर मेंशन है, ये मेंशन आपके सेक्शन 126 ऑफ आईपीसी में।
Alright, so 1 is the answer. Next question number 46. Under section 41 of CRPC, whom among the following police cannot arrest without warrant? देखिए 41 में लिखा हुआ है कि पुलिस कहाँ पर अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट, जहाँ पर उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हो तो उसमें तो कर सकती है। वो लिखा है कैन नॉट अरेस्ट, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो गई। मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में है तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया तो तब भी नहीं, वो वहां पर नहीं मेंशन किया हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर किया है तो आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। सो 1 इज दी आंसर। ये देखिए कोई काम का क्वेश्चन तो पूछा नहीं है यहाँ पर, सिर्फ डिफिकल्ट बनाने के लिए उसकी जो अमेंडमेंट है वो पूछ ली है। कब से केम इनटू फोर्स अमेंडमेंट थी वो पूछ लो भी, कौन सी अमेंडमेंट थी 2002 की, नहीं कौन केम इनटू फोर्स कब था वो बता दो बस, वो नहीं बताओगे तो आप पास नहीं होगे। तो वो थी 6 फरवरी 2003, 2002 की अमेंडमेंट थी बट आई कब थी है 6 फरवरी 2003 से। Alright, so 2 is the answer. Next question of 48. A prosecute B for adultery with C. तो ये क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा हुआ है ये। इसका आंसर है इज इररेलेवेंट अगेंस्ट C। और ये कहाँ पर मेंशन है, ये मेंशन है आपके सेक्शन 43 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के इलस्ट्रेशन बी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। इज ट्राइड फॉर मर्डर ऑफ बी बाय इंटेंशनली शूटिंग हिम डेड इन ट्रायल, द इररेलेवेंट फैक्ट इज। अब इसमें बताना इररेलेवेंट फैक्ट कौन सा है। ए वाज इन हैबिट ऑफ शूटिंग पीपल एट द विद इंटेंट टू मर्डर देम, उसकी हैबिट है, दैट इज इररेलेवेंट। सो 1 इज द आंसर। ए ऑन अदर ओकेजन शॉट एट बी, ये तो इंटेंशन दिखाता है, फिर ये तो रेलेवेंट है। एंड ये कहाँ मेंशन है, तो ये स्टेटमेंट कहाँ से आई है, ये सेक्शन 14 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट से आई है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज मेंशन इन इलस्ट्रेशन ओ, और सेकंड स्टेटमेंट है वो कहाँ पर है, इलस्ट्रेशन आई में। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। अंडर द सीआरपीसी सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम पर्सन डिसमेंटिंग सेडिशियस मैटर कैन बी डिमांडेड बाय एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। देखिए जो सिक्योरिटी लेते हैं हम सेक्शन 106 से लेकर 110 तक, तो सबसे पहला 6 है ना, वहीं पर GMFC है, बाकी सब में क्या है EM, तो वो याद रखिए। और 6 क्या है, फॉर कीपिंग पीस ऑन कन्विक्शन, तो 7 क्या है, अदर केसेस, 8 क्या है, सिडिशियस मैटर, 9 क्या है, सस्पेक्टेड, 10 क्या है, हैबिचुअल। सब में कौन लेता है सिक्योरिटी, EM। 6 में और 10 में क्या है, 3-3 साल की सिक्योरिटी ले सकते हैं, बाकी तीनों में क्या है 1 साल की सिक्योरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। अंडर सेक्शन 17 ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट रूल्स कैन बी फ्रेम्ड बाय, तो कौन फ्रेम करता है, स्टेट गवर्नमेंट विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सो 4 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। A soldier fires on a mob by the order of his superior officer in conformity with the commands of the law. Work done by A comes under the general exception of IPC. कौन से में आएगा वो, act done by a person believing himself bound by law. So 1 is the answer। और ये कहाँ पर मेंशन है, ये मेंशन है आपके सेक्शन 76 IPC, जहाँ से जनरल एक्सेप्शन स्टार्ट होती हैं, वहीं पर उसी के इलस्ट्रेशन ए में लिखा हुआ है, ये वहीं से ये लिया हुआ है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हु मे नॉट बी डेजिग्नेटेड एज अ चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर। अब देखिए जो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर है उसकी डेफिनेशन दी हुई है आपके सेक्शन 2 के क्लॉज 17 में। ओके, और वहां पर किसी भी पुलिस ऑफिसर की बात नहीं की गई है, जबकि जो सेक्शन 218 है वहां पर लिखा हुआ है चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर, और वहां पर लिखा हुआ है कि सेक्शन 107 में एक पुलिस ऑफिसर को डेजिग्नेट कर सकते हैं एज अ चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर। और वहीं पर ये लिखा हुआ है कि इन एवरी पुलिस स्टेशन एटलीस्ट 1 ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ SI, लिखा नॉट बिलो SI, लेकिन इस क्वेश्चन में ASI को भी जो है काउंट किया गया है। अब यहाँ ऑल ऑफ द अबव तो होगा नहीं, ठीक है, हु मे नॉट बी, तो हेड कांस्टेबल भी नहीं हो सकता, फिर ये भी नहीं हो सकता, ये तो है ही नहीं, ठीक है। इन्होंने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को भी एज सब इंस्पेक्टर जो है काउंट किया है, तो इस क्वेश्चन को जो है डिलीट कर देना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर ये क्लियर नहीं कि वो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर की बात कर रहे हैं फिर चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर की बात कर रहे हैं। ओके, और इस क्वेश्चन को जो है डिलीट कर दिया गया था। तो कौन बन सकता है वहां पर, चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो रैंक ऑफ SI। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 363A माइनर मीन्स, माइनर कौन है, और देखिए यहाँ पर जो है ना मेल और फीमेल का डिफरेंस किया गया है। अब ये पता होना चाहिए व्हाट इज 363A, क्या है ये, किडनैपिंग और मेमिंग माइनर फॉर बेगिंग, मतलब भीख मांगने के लिए चाइल्ड को किडनैप कर लिया या फिर उसके हाथ पैर तोड़ के उसे भीख मंगवा रहे हो, दैट इज 363A। और उसमें जो है सब सेक्शन 4 में जो है डेफिनेशन दी हुई है बैगिंग की, A में लिखा हुआ है बैगिंग और B में लिखा हुआ है माइनर। तो माइनर कौन है, अगर मेल है तो अंडर 16 ईयर्स एंड फीमेल है तो अंडर 18 ईयर्स। देखिए यहाँ पर क्या लिखा, मेल 18 लिखा, फीमेल 18 लिखा है, पर्सन 21,
पर्सन 18, तो पर्सन की तो बात ही नहीं है। अगर फीमेल इसमें एक ऑप्शन ठीक है, तो 3 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, बीइंग इन पोजेशन ऑफ फॉल्स वेट और मेजर इज पनिशेबल ऑफेंस। कौन सा सेक्शन है? इट इज सेक्शन 266। राजस्थान में जो सेक्शन 230 से जो स्टार्ट होते हैं और 298 तक, इनमें से 1 से 2 क्वेश्चन तो हमेशा आते ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्शन 320 CRPC इज नॉट करेक्ट। व्हाट इज 320 CRPC? कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ ऑफेंस बिफोर चार्ज शैल हैव द इफेक्ट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द एक्यूज्ड। अब देखिए वहां पर बिफोर चार्ज या उसकी बात नहीं की गई, वहां सीधा बोला गया है कि अगर कंपाउंडिंग होगी तो क्या होगा, वो दैट इज एक्विटल। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट, नो ऑफेंस शैल बी कंपाउंडेड द एक्यूज्ड पर्सन by reason of previous conviction liable to enhanced punishment. That is correct. When an appeal is pending, no composition offense shall be allowed without leave of the appellate court. Yeah, that is correct. The person committed to compound is dead. Legal representative of such person may with the consent of court compound such offense. That is also correct. तो ये तीनों जो है करेक्ट है, तो आंसर क्या आएगा इसका? A. ओके, जो ये फोर्थ स्टेटमेंट है ये लिखी हुई है सब सेक्शन 4 के क्लॉज बी में। अपील वाला है सब सेक्शन 5 एंड ये सेकंड है सब सेक्शन 7। ओके, चलिए आगे चलते हैं। Next question number 57. Where an offence under the Juvenile Justice Act is punishable with imprisonment for less than 3 years, then such offence shall be। देखिए ये है सेक्शन 86 ऑफ JJ एक्ट, और ये देखिए क्या लिखा हुआ है, जो मोर देन 7 ईयर्स है वो कैसे रहेंगे? कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल एंड ट्रायल बाय चाइल्ड्स कोर्ट। फिर इसके बाद फिर 3 to 3 ईयर एंड नॉट मोर देन 7 ईयर, मतलब 3 साल से और 7 साल के बीच वाले, तो वो क्या है? कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है। और फिर जो लेस देन 3 ईयर है वो आगे ये सबसेक्शन 3 में क्या लिखा हुआ है? नॉन कॉग्निजेबल रहेंगे, बेलेबल एंड ट्रायल बाय एनी मजिस्ट्रेट। तो इसका आंसर क्या रहेगा? नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल एंड ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 58, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन एक्ट इज पब्लिश्ड इन द गजट ऑफ इंडिया ऑन। गजट में पब्लिश कब हुआ था? ये 23 दिसंबर 1986 में, और इफेक्ट में कब आया था? विद इफेक्ट फ्रॉम 25 सितंबर 1987। तो यहाँ पर गजट का पूछा हुआ है, तो 1 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, while releasing the offender after admonition under probation act, which the following fact need to be taken into consideration by the court after admonition है ना ये। while releasing मतलब उसको छोड़ते समय डांट फटकार के छोड़ रहे हैं, तो क्या फैक्टर देखना है आपने? नंबर ऑफ प्रीवियसली रजिस्टर्ड केसेस अगेंस्ट द अक्यूज्ड, नेचर ऑफ ऑफेंस, कैरेक्टर, पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर दी ऑफेंस। तो ये तीनों देखने हैं, या प्रीवियसली रजिस्टर कितने हैं वो मैटर नहीं करता, प्रीवियस कन्विक्शन मैटर्स। ठीक है, तो ये गलत है, नीड नॉट टू बी टेकन इनटू अकाउंट, सो 1 इज द आंसर। एंड ये सब कहाँ पर मेंशन है? ये मेंशन है सेक्शन 3 ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में ही। Next question number 60. Under IPC, when the imprisonment awarded for solitary confinement shall exceed 3 months. Solitary confinement shall not exceed dash days in any 1 month. देखिए 3 months is the benchmark. उससे कम है, उससे ज्यादा पनिशमेंट है। ठीक है, अगर उससे कम है 3 मंथ से, तो एक बार में आप 14 डेज तक रख सकते हैं, एंड अगर ज्यादा है तो 7 डेज तक रखेंगे एक बारी में। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 7। 1 इज द आंसर। एंड ये कहाँ पर मेंशन है? ये मेंशन आपके सेक्शन 74 ऑफ आईपीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 141 कंपनी डजंट मीन। देखिए इस सेक्शन में लिखा हुआ कंपनी मीन्स बॉडी कॉर्पोरेट फर्म, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स नहीं लिखा हुआ, तो आंसर क्या रहेगा? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, जजमेंट पास्ड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन हरदीप सिंह एंड स्टेट ऑफ पंजाब 2014 डील्स विद, किससे डील करती है? यह सेक्शन 319 ऑफ सीआरपीसी से। सो 4 इज द आंसर। ये तो लैंडमार्क जजमेंट है 319 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, एविडेंस इन प्रोसीडिंग्स ऑफ 125 सीआरपीसी शैल बी रिकॉर्डेड इन द मैनर। 125 की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो किस मैनर में होती हैं? प्रिस्क्राइब्ड फॉर समन्स केस। समन्स केस जैसे प्रोसीडिंग होंगी वैसे ही उसकी होती है। सो 1 इज द आंसर। एंड ये कहाँ पर मेंशन है? ये मेंशन है सेक्शन 126 के सब सेक्शन 2 में। Next question number 64. With reference to section 90, the consent of child means consent given by a person who is under age of 12 years. 4 is the answer. Next question number 65. Under provision of section 105A CRPC, identifying includes. जैसे क्वेश्चन राजस्थान वाले पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं पूछता। अब ये 105A आपको पता होना चाहिए क्या है। देखिए ये मेंशन है चैप्टर 7A में, जो कि आया था 1993 की अमेंडमेंट से, विद इफेक्ट फ्रॉम 20/7/94।
ठीक है, अभी मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि ये भी पूछ लेंगे कभी ना कभी। और चैप्टर का नाम क्या है? रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स फॉर असिस्टेंस इन सर्टेन मैटर्स एंड फॉर अटैचमेंट एंड फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी। ऑलराइट, तो वहां पर सेक्शन में डेफिनेशन दे दी है। वहां पर जो है 105 के बी में लिखा हुआ है आइडेंटिफाइंग का मीनिंग, आइडेंटिफाइंग की डेफिनेशन वो लिखा हुआ है। आइडेंटिफाइंग इंक्लूड्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए प्रूफ दैट प्रॉपर्टी वाज डिराइव्ड फ्रॉम और यूज्ड इन the commission of an offense. Property was derived from the commission of an offense. So answer is 2. Alright. Next is 66. How many fundamental principles are provided in section 3 of JJ Act? कितने दिए गए हैं? 16. So 3 is the answer. कई लोगों ने इसके जो 16 के 16 ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है वो याद कर लिए होंगे पर नंबर याद करने भूल गए होंगे। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67. अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफिसर इज करेक्ट? कौन सी करेक्ट है? प्रोटेक्शन ऑफिसर इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट, नहीं, इज अ पब्लिक सर्वेंट, तो ये तो इनकरेक्ट हो गई। पेनल्टी प्रिस्क्राइब फॉर नॉट डिस्चार्जिंग ड्यूटी बाय प्रोटेक्शन ऑफिसर। अब देखिए पेनल्टी इज, वहां पर जो है पेनल्टी प्रिस्क्राइब की हुई है और ये कहाँ पर मेंशन किया गया? सेक्शन 33 में। अब क्या है? FIR कैन बी लॉज फॉर द ऑफेंस कमिटेड बाय प्रोटेक्शन ऑफिसर, ये मेंशन नहीं किया गया है। ओके, सो इसमें करेक्ट क्या हुआ फिर? 2 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68. विच स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सेक्शन 101 JJ एक्ट इज रॉन्ग? रॉन्ग बताना है। An appeal shall lie against an order of the board before the children's court. Second appeal lie from any order of court of section passed in appeal before high court. Person agreed by order of children court may file an appeal before the high court. या फिर no appeal shall lie from any order made by a committee in respect of finding that person is not a child in need of care and protection. तो देखिए ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो रॉन्ग क्या है? 2। सेकेंड अपील का कोई प्रोविजन नहीं है दिया गया हाई कोर्ट के लिए। वहां लिखा हुआ है नो सेकेंड अपील शैल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन। 2 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 69. ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 144 शैल नॉट रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन 2 months. 1 इज द आंसर। और ये कहाँ पर मेंशन किया गया है? ये 144 के सबसेक्शन 4 में मेंशन है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70. प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 to 13 प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ए चाइल्ड व्हेन। कब अप्लाई नहीं होते? व्हेन सच मेडिकल एग्जामिनेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट इज अंडरटेकन विद द कंसेंट ऑफ हिज पेरेंट्स और गार्जियन। यहाँ पे पेरेंट्स ही लिखा है, यहाँ पर और गार्जियन भी है प्रोविजन में। और ये कौन सा प्रोविजन है? ये है सेक्शन 41 ऑफ पॉक्सो एक्ट। ठीक है, सो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा 3। सो फ्रेंड्स, राजस्थान जुडिशरी के प्री के एग्जाम में लॉ 70 क्वेश्चंस आते हैं, उसके बाद आते हैं 30 क्वेश्चन में से 15 हिंदी एंड 15 इंग्लिश। तो लॉ के क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस कर लिए हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। अब करेंगे हम हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन को डिस्कस। ये आती है हिंदी RJS 2021 का पेपर। 71 क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, निम्न में से शब्द व उसके संधि विच्छेद का सही मेल बताइए। जल प्लस क्या आना चाहिए यहाँ पर? उर्मी, नॉट और्मी। ठीक है। महादधी क्या होना चाहिए इसका? महा प्लस उदधी। ओके। लंकेश, तो लंकेश में जो लंका प्लस ईश है इसमें देखिए तो यहाँ पर बड़ी ई आएगी, यहाँ छोटी ई है, तो इसका आंसर क्या रहेगा फिर? गंगा प्लस उदक। दैट इज करेक्ट। सो 4 इज द आंसर। अब देखिए यहाँ बताना एक वचन बहुवचन का मेल सही है। जो देवी है तो फिर क्या होना चाहिए? देवियां। गुड़िया है तो गुड़ियां। बात है तो बातें। याचनाएं। ठीक है, इसमें गुड़िया। नेक्स्ट 73. अकारण शब्द का विलोमार्थी शब्द क्या है? देखिए, कारण, अकारण, सकारण। तो कारण हो या सकारण हो, दैट इज सेम थिंग। ठीक है, इसका विलोम भी अकारण है और सकारण का भी अकारण है। जहाँ पर सकारण और कारण दोनों लिखे हो तो बेसिकली तो कारण आना चाहिए। ठीक है, कारण उसका सही उत्तर होना चाहिए, बट आंसर की जगह उसमें सकारण लगाया गया है, तो उसके दोनों उत्तर जो है वो ठीक है। इस क्वेश्चन को भी जो है इनको या तो डिलीट करना पड़ेगा या फिर इस जो मार्क्स है वो सबको देने पड़ेंगे। नेक्स्ट 74. अनुप्रास अलंकार का कौन सा उदाहरण है? निधियां न्यारी मोल करेगा लहर यदि चूमे सब गजरे। कि अनुप्रास अलंकार कौन सा होता है? जहाँ पर जो है व्यंजन की उत्पत्ति बार बार हो रही हो। तो देखिए, निधियां न्यारी, तो न और न की उत्पत्ति बार बार हो रही है, तो आंसर क्या रहेगा इसका? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75. अपना अपना सम्मान उठाओ और चलते बनो। वाक्य में सर्वनाम क्या है?
ये है अपना अपना, सिंपल, 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 76 76 निम्न में से अशुद्ध वाक्य है, कौन सा शुद्ध है? मुझे आपका काम पसंद है, मोहन और उसके पिता घर पर ही हैं, वह अनेकों भाषाएं जानता है, यह कहानी प्रेमचंद की लिखी हुई है। अब देखिए अगर यहाँ पर सिर्फ अनेक लिखा होता, वह अनेक भाषाएं जानता है, तो वाक्य क्या हो जाता, वो शुद्ध हो जाता। लेकिन अब यहाँ पर जो है इन्होंने क्या किया, अनेकों कर दिया, वहां पर अनेकों की जरूरत नहीं है, वह अनेक भाषाएं जानता है। 3 इज दी आंसर, यही अशुद्ध है, बाकी सब शुद्ध वाक्य हैं। नेक्स्ट 77 निम्न में से कर्मवाच्य का उदाहरण है। देखिए कर्मवाच्य कौन सा होता है, जहाँ पर जो है क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष क्रम के अनुसार रहते हैं, मतलब उस वाक्य में कर्म जो है वो उसको देखना है हमने। तो रोगी को दवा दे दी गई है, पत्र भेज दिया गया है, रोगियों को छोड़ दिया जाएगा, गौरव पुस्तक पढ़ता है। इसमें कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा है? रोगी को दवा दे दी गई है। ये दवा किसको दी गई है? रोगी को। और क्या कर्म है उसका? दवा देना उसका कर्म है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज 78 शुद्ध वाक्य बताइए। फिर से वही, वह बुद्धिमान स्त्री है। बुद्धिमान तो किसके लिए आता है? पुरुष के लिए। बुद्धिमती स्त्री है, ठीक है। आदरणीय माता जी से निवेदन कीजिए। आदरणीय फिर से किसके लिए आता है? पुरुष के लिए। क्या है? पूजनीय माता जी से, दैट वुड बी करेक्ट। गुणवान स्त्री सर्वत्र पूजी जाती है। यहाँ पर गुणवान किसके लिए? फिर से वही, पुरुष के लिए। गुणवती, ठीक है, तो गुणवती आना चाहिए यहाँ पर। 4 सीता की आंखों से आंसू बह रहे हैं, दैट इज शुद्ध वाक्य। अब देखिए यहाँ पर निम्न में से बहुवचन शब्द है। अब देखिए अगर आपने ये 78 का आंसर ठीक दिया है ये, तो आप जो है इस क्वेश्चन को भी आसानी से कर सकते हैं। देखिए आंखों से आंसू बह रहे हैं, आंसू तो एक आंसू तो होगा नहीं, बहुत सारे होंगे, तो बहुत सारे क्या होता है? आंसू, बहुवचन। 4 इज द आंसर, वेरी सिंपल। 78 से 79 को भी आप आंसर इजीली कर सकते हैं। देखिए यहीं पर ये दिया हुआ बहुवचन, आंखों से आंसू बह रहे हैं, तो आंसू क्या हो गया? बहुवचन। चांदी क्या है? एक वचन, ये भी एक वचन। अहंकार भी एक वचन। चांदी का कभी भी जो है बहुवचन नहीं होता है, क्रोध का भी नहीं होता है, और अहंकार का भी नहीं होता है, बिकॉज इन शब्दों को जो है सिर्फ एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। अब मान लीजिए बहुवचन में क्या कहेंगे? अहंकारों से भरा हुआ था, वो अहंकार से ही भरा हुआ था। तो कितने भी उसमें बुराइयां हो तो उसको हम अहंकार को फिर अहंकार ही बोलेंगे, अहंकारों नहीं बोलेंगे। ओके, सो 4 इज द आंसर इसमें। नेक्स्ट इज 80 निम्न वाक्य की पूर्ति स्थानवाचक क्रिया विशेषण से कीजिए। अब स्थान इसमें क्या दिख रहा है? कल क्या कोई स्थान है? 10 बजे कोई स्थान है? अकेले का कोई स्थान है? क्या रह गया? दिल्ली। 3 इज द आंसर, वेरी सिंपल। नेक्स्ट इज 81 ढक्कन शब्द में प्रत्यय क्या है? अब देखिए कई लोगों ने कन भी लगा दिया, बट कै जो है कै प्लस ए से बना है कै, ठीक है। तो इसमें आगे क्या लिखा होगा? कै प्लस ए प्लस न। इसका आंसर क्या होना चाहिए? ए प्लस न। तो क्या हो गया? अन। 1 इज दी आंसर। अन का क्या है? आंसर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 कान में फूंक मारना, मुहावरे का अर्थ क्या है? प्रभावित करना, फूंक मारना। अगर होता कान भरना, कान भर दिए, चुगली कर दी, ठीक है, वो होता। फिर यहाँ पर क्या है? प्रभावित करना। नेक्स्ट 83 अकल का पुतला, मुहावरे का अर्थ क्या है? बुद्धिमान। कई लोग मूर्ख भी लगा के आए हैं। वह अकल का पुतला मतलब उसमें बहुत सारी अकल है, मतलब क्या हुआ है? वो बुद्धिमान है। नेक्स्ट 84 निषेध शब्द का संधि विच्छेद है, क्या है? निषेध का होता है नी प्लस सेध, लेकिन यहाँ पर जो है इन्होंने जो है बिंदु लगा दिए, निह कर दिया, तो निह जो है ये ठीक नहीं है, और इस क्वेश्चन को जो है डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट इज 85 अध्यादेश शब्द में उपसर्ग है, क्या उपसर्ग है? अधि प्लस आदेश। अधि क्या हो गया? उपसर्ग। आंसर क्या रहेगा? 2। संधि विच्छेद कर लेते हैं ना पहले इसका। कहीं भी उपसर्ग प्रत्यय करना हो तो बस अगर नहीं आ रहा तो संधि विच्छेद कर लीजिए। संधि अगर आपकी ठीक होगी तो वो भी आंसर ठीक हो जाएगा। तो अधि प्लस आदेश, तो अधि क्या हो गया? इसमें उपसर्ग हो गया। तो यहाँ पर हमने हिंदी के क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। अब आती है बारी इंग्लिश की। अब देखिए यहाँ पर एक्टिव पैसिव वॉइस पूछी हुई है। सेंटेंस क्या है? साइंटिस्ट सक्सेसफुली कंडक्टेड ए वाटर डिटेक्शन टेस्ट ऑन मार्स। आंसर क्या होना चाहिए इसका? वाटर डिटेक्शन टेस्ट ऑन मार्स वाज कंडक्टेड सक्सेसफुली बाय साइंटिस्ट। अब देखिए अगर आपको वैसे भी डिफिकल्ट लग रहा हो तो देखिए यहाँ कहीं भी साइंटिस्ट की तो बात की नहीं गई है तीनों में, तो तीनों तो गलत हो गए ना, फिर साइंटिस्ट तो लेके आना ही पड़ेगा। 4 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 87 चीफ गेस्ट विद हिज वाइफ। देखिए यहाँ पर जो है क्या आना चाहिए? आर लिविंग, हैज लेफ्ट, हैव लेफ्ट, और फिर लेफ्ट। और देखिए इस क्वेश्चन में जो है 2 सब्जेक्ट हैं, एक चीफ गेस्ट है एंड एक है हिज वाइफ, ठीक है। तो जोड़ा किससे गया है? विद से। तो सब्जेक्ट 1 प्लस विद प्लस सब्जेक्ट 2। अब यहाँ पर जो वर्ब आएगी किसके अकॉर्डिंग आएगी? वो सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग आएगी। अगर सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो क्या लेफ्ट आ सकता है? नो। हैव लेफ्ट तो नहीं आएगा, आर लिविंग भी नहीं आएगा, क्या बच गया फिर? हैज लेफ्ट।
तो 1 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, चूज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कौन सा स्पेलिंग ठीक है इसमें? मोनोटोनस, 2 इज द आंसर। मोनोटोनस का मीनिंग क्या होता है? टाइप ऑफ ग्लूमी, मतलब बोलते ना उब जाना, पक जाना, बोलते ना पका हुआ है, दैट इज मोनोटोनस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, अब करेक्ट सेंटेंस बताना है इसमें। व्हेन आई वोक अप ही हैज ऑलरेडी ईटन ब्रेकफास्ट। अब देखिए, जब तक मैं उठा, व्हेन आई वोक अप, तब तक वो काम हो चुका था, मतलब आई वोक अप जो है वो बाद में है, पहले जो है ब्रेकफास्ट जो है ऑलरेडी हो चुका था। कौन सा पहले आया? ब्रेकफास्ट पहले आया है, तो इसमें किस में आएगा फिर? जब ये पास्ट में है तो ये किस में आएगा फिर? तो ये होना चाहिए पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट कहाँ पर है? हैड ऑलरेडी। यहाँ पर तो पास्ट दे दिया, यहाँ प्रेजेंट नहीं आ सकता। फिर दे हैड वोकन अप, तो यहाँ पर 8 नहीं आएगा, हैड लगा हुआ है तो थर्ड फॉर्म आएगी। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ऐसे ही है, यहाँ पर भी फिर 8 लिखा हुआ है। ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो ही गए, इनमें से जो बचा क्या? हैड, 2 इज दी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, चूज द वर्ड विच इज अपोजिट टू द मीनिंग ऑफ वर्ड एक्सट्रानियस। एक्सट्रानियस का मतलब क्या होता है? इररेलेवेंट। का आंसर क्या रहेगा फिर? रेलेवेंट। क्यों? यहाँ पर ऑपोजिट पूछा है ना, एंटोनिम पूछा है, तो 3 इज दी आंसर। अब 91 है, वर्बोस का जो सिनोनिम बताना है। वर्बोस क्या होता है? टॉकेटिव, बहुत जो बोल। सो 1 इज दी आंसर। नेक्स्ट इज 92, अब बताना फिर से ऑपोजिट एंटोनिम वर्ड क्या है? कंजीनियल। कंजीनियल क्या होता है? प्लीजेंट। कंजीनियल का जो ऑपोजिट होगा क्या होगा? एंटोनिम क्या होगा फिर? अनप्लीजेंट। 4 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 93, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब। ही विल गो टू मुंबई एंड डैश इन अ होटल। देखिए, जब भी हम कहीं पर रुके हुए हैं, रह रहे हैं, तो हम कैसे उसको यूज करते हैं कि आई एम स्टेइंग। अगर स्टे का यूज नहीं करना तो एक वर्ड दूसरा यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? पुट अप। वेयर डू यू पुट अप? कहाँ रह रहे हो? तो दैट 3 इज द आंसर। 94 है इसमें, इंडिया विल बिकम ए सुपर पावर शॉर्टली। तो यहाँ पर ये आर्टिकल्स पूछे हुए हैं तो इसमें ए आएगा। 95, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ लेथार्जी। लेथार्जी क्या होता है? लेजी। लेजीनेस में है पहले लैक्सिटी। क्या होता है? केयरलेस। केयरलेस क्या लेजी का सिनोनिम होगा? नो। इम्पैसिविटी क्या होता है? बीइंग इम्पैसिव, शोइंग नो इमोशन, बोलते हैं इमोशनलेस है। सेरेनिटी मतलब काम, कामनेस। लिस्टलेसनेस मतलब अनकंसर्न, विदाउट मोशन। इसका आंसर क्या रहेगा फिर? लेजी का लिस्टलेसनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब बताना हमने। बिफोर फाइनली लॉन्चिंग ऑफ द मिसाइल मैनी एक्सपेरिमेंट्स वर कैरिड आउट, मतलब बहुत सारे जो है एग्जीक्यूट किए गए। कैरिड आउट का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, चूज द करेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए क्या लिखा हुआ है? मदर टोल्ड हर सन व्हाई आर यू लीविंग द हाउस अर्ली टुडे। देखिए हमने क्या क्या चेंज करना है। देखिए यहाँ पर क्या, ये इंटेरोगेटिव है, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव किस में चेंज हो जाएगा? यहाँ पर अगर हम ये डायरेक्ट है तो इसको इनडायरेक्ट करेंगे तो इंटेरोगेटिव जो है वो अफर्मेटिव में चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पर को इजीली आप 2 सेकंड में आंसर कर सकते हैं। देखिए वाई वॉज, वाई ही, एंड वाई ही वॉज, वाई ही वॉज, ठीक है। तो देखिए ये जो ऑप्शन है ये तो यहाँ से हट ही गया। अब देखिए यहाँ पर टुडे लिखा हो, टुडे का चेंज किस में होगा? दैट डे में, तो ये ऑप्शन भी कट गया। अब यहाँ पर मदर जो है इसको इंटेरोगेट करे तो क्वेश्चन कर रही, आस्क आना चाहिए, तो आस्क इसमें है, इसमें दोनों रूल आउट हो गए। तो सैड ये वाला ये भी रूल आउट हो गया। बचा क्या? 4। सो 4 इज द आंसर। एक यहाँ पर इंटेरोगेशन में चला गया, फिर यहाँ एक यहाँ टुडे वाला चला गया, एक यहाँ सैड वाला चला गया, तो बचा गया 4। वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, आई कुडंट बिलीव माई आईज व्हेन आई सॉ एन एलिफेंट। अब यहाँ पर क्या पूछा है? आर्टिकल। आई ई ओ वॉवल्स के साथ क्या आता है? एन। सो एन इज द आंसर। नेक्स्ट 99, एक्टिव पैसिव बताना है इसमें। हेल्प द नीडी, इसका आंसर कौन सा ठीक रहेगा? लेट द नीडी बी हेल्प्ड। सो 2 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 100, लास्ट क्वेश्चन। यहाँ फिर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है। ही सेड आई वाज राइटिंग एन एप्लीकेशन टू द मेयर अबाउट पैथेटिक कंडीशंस ऑफ रोड। अब वो बता रहा है, उसने कहा है, तो ही सेड दैट आएगा, दैट इज करेक्ट। ही वाज राइटिंग एन, यहाँ पर ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो किसमें चेंज होगा? वो पास्ट परफेक्ट में, उसके साथ क्या आएगा? बीन, और फिर वर्ब के साथ आईएनजी। ही वॉज तो आएगा नहीं, ठीक है। यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया तो ये भी रॉन्ग हो गया। ही हैड बीन राइटिंग, यहाँ पर क्या है? पास्ट परफेक्ट जो है वो है, बट यहाँ पर ना तो बीन है ना आईएनजी है, तो आंसर क्या रहेगा इसका? 3। सो 3 इज द आंसर। फ्रेंड्स, यहाँ हमने RGS 2021 का प्री का पेपर जो है वो पूरा डिस्कस कर लिया है। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो, कोई कमेंट्स हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और एफर्ट्स हमारे अच्छे लगे हो तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन कम टू नो अबाउट आवर चैनल एंड वो भी बेनिफिट ले सकें। एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो इन एडिशन टू लाइक एंड सब्सक्राइब काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। सुपर थैंक्स इज अ वे टू अप्रिशिएट द कंटेंट क्रिएटर।
आप जो है जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए कोई भी अमाउंट जो है डोनेट कर सकते हैं। तो काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। सो फ्रेंड्स, थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।